मोहब्बत है। हे गाइस, आप सुन रहे थे अपनी पसंदीदा कहानी हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 14। अपनी माँ को देखकर विकी हैरान था। आज से पहले उसकी माँ ने कभी उसकी खबर तक नहीं ली और आज जेल में था। विकी ने हाथ में पकड़ा ग्लास नीचे रखा और सलाखों के पास चला आया। अर्चना प्यार भरी नजरों से विकी को देखते रही और फिर कहा, कैसे हो बेटा? मुझे बेटा कहकर बुलाने का हक आप खो चुकी हैं, विकी ने कठोरता से कहा। सिंघानिया जी की तरह विकी भी अपनी माँ से बेहद नफरत करता था, लेकिन अर्चना का प्यार अपने बेटे के लिए कम नहीं हुआ और उन्होंने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था विकी। मैं जानती हूँ तुम किसी और के किए गुनाह की सजा काट रहे हो। आप यहाँ क्यों आई हैं? विकी ने एक बार फिर कठोरता से पूछा। क्यों विकी, क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? क्या मैं अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकती? कहते हुए अर्चना का गला भर आया और आंखों में नमी तैरने लगी, जिसे देखकर विकी का मन बेचैन हो गया और उसने कहा, किस रिश्ते की बात कर रही हैं आप? बेटा, वो बेटा जिसे बचपन में ही रोता छोड़कर आप अपने आशिक। किस बेटे की बात कर रही हैं आप? बचपन से लेकर अब तक मुझे कभी माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ, कभी माँ का साथ नसीब नहीं हुआ। माँ की उस कमी ने मुझे गुस्सैल और बिगड़ैल बना दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहां भी हूँ, उन सब में कहीं ना कहीं थोड़ा हाथ आपका भी तो है। विकी, मैं कैसे? कहते हुए आगे के शब्द अर्चना के गले में ही अटक गए और आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें गालों पर लुढ़क आई। आप यहां से जा सकती हैं और आज के बाद यहां नहीं आइएगा, कहकर विकी वहां से चला गया। उसने अर्चना को पलटकर भी नहीं देखा और उसकी इस बेरुखी पर अर्चना की रुलाई फूट पड़ी। उसने साड़ी के पल्लू को मुंह में दबाया और रोते हुए वहां से चली गई। जेल से बाहर आकर अर्चना अपनी गाड़ी में बैठी और ड्राइवर से घर चलने को कहा। ड्राइवर ने भी गाड़ी घर जाने वाले रास्ते की तरफ मोड़ दी। निधि मीरा को अपने साथ लेकर व्यास हाउस पहुंची। हनी की गाड़ी देखते ही रघु ने दरवाजा खोल दिया। गाड़ी अंदर चली आई। मीरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने कसकर निधि का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। निधि ने जैसे ही मीरा को देखा, मीरा ने आंखों में आंसू भर गए, नाम में अपनी गर्दन हिलाई। निधि ने अपना दूसरा हाथ मीरा के हाथ पर रखा और कहा, मीरा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अक्षत जी, मीरा ने तकलीफ भरे स्वर में कहा। उसकी आंखों के सामने अभी भी अक्षत का गुस्सा आ रहा था। मीरा जी, आप परेशान मत होइए, ये घर भी आपका अपना घर है, हम सब आपके साथ हैं। इस बार खामोश बैठे हनी ने पीछे पलटकर कहा। निधि ने दरवाजा खोला और नीचे उतरकर कहा, बाहर आओ मीरा। रघु ने जैसे ही निधि के मुंह से मीरा का नाम सुना, खुशी से उसका चेहरा खिल उठा। मीरा गाड़ी से नीचे उतरी। रघु ने देखा तो खुशी से भरकर मीरा के पास आया और कहा, हमें अपने ठाकुर जी पर पूरा भरोसा था मीरा दीदी, हम जानते थे आप जरूर वापस आएंगी। हम अभी जाकर सबको आपके आने की खबर देते हैं। रघु भैया, मीरा ने रघु से रुकने को कहा, लेकिन रघु तब तक वहां से जा चुका था। निधि मुस्कुरा उठी और कहा, आओ मीरा, अंदर चलते हैं, तुम्हें देखकर सब खुश हो जाएंगे। निधि के कहने पर मीरा हिम्मत करके निधि और हनी के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके पैर कांप रहे थे और दिल किसी धोखने सा तेज धड़क रहा था। मीरा मन ही मन सोचे जा रही थी कि वह घर वालों से कैसे सामना करेगी। इस घर में जाने की जो भूल उसने की थी, क्या उसके लिए घर वाले उसे कभी माफ करेंगे? मीरा निधि के साथ घर के दरवाजे तक पहुंची। तब तक रघु ने अंदर जाकर सबको मीरा के आने की खबर दे दी थी। जैसे ही सबने सुना कि मीरा आई है, तो सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। नीता और तनु किचन में थी। नीता ने जल्दी से हाथ धोते हुए कहा, दी, गैस बंद कर दीजिएगा, बाकी काम बाद में देखेंगे, मीरा आई है। क्या? मीरा आई है? रुको, मैं भी आती हूँ, तनु ने गैस बंद करते हुए कहा और नीता के साथ बाहर चली आई। सोमी, जीजू, विजय जी, अर्जुन और दादू भी हॉल में जमा हो गए।
काव्या चीकू ने जब सुना तो दोनों दौड़कर हॉल में आए और नजरें दरवाजे पर जमा ली। सब वहां मौजूद थे, बस राधा नहीं थी। राधा पूजा घर में थी और पूजा कर रही थी। हालांकि रघु की बात उन्होंने सुन ली थी, लेकिन बिना पूजा किए मंदिर से बाहर आना नहीं चाहती थी। अक्षत अपने कमरे में था, उसे मीरा के आने की खबर तक नहीं थी। शायद ना ही उसके कमरे तक रघु की आवाज पहुंची। पूजा खत्म कर राधा ने जल्दी से हॉल में आई और अपनी मीरा को देखने के लिए उनकी आंखें बेचैन थी, साथ ही इन आंखों में नमी भी तैर गई। निधि मीरा का हाथ थामे उसे लेकर अंदर आई। मीरा को देखते ही सबके होठों पर मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन उन्हें खुश देखकर मीरा की आंखों में नमी तैर गई। मीरा को मन ही मन ये सोचकर तकलीफ होने लगी कि बीते दिनों में उसने इन सब का कितना दिल दुखाया था। मीरा को देखते ही दादी माँ उसके पास आई और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, कहाँ चली गई थी मीरा? तुम्हारे जाने से ये घर कितना सूना हो गया था। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस नम आंखों से दादी माँ को देखती रही। मीरा ने दादू के पैर छुए तो उन्होंने मीरा के कंधों को थाम कर कहा, तुम ठीक हो ना मीरा? मीरा ने यहाँ भी कुछ नहीं कहा, बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। सभी मीरा के आने से खुश थे और उससे मिल रहे थे, उसका हाल चाल पूछ रहे थे, लेकिन मीरा की नजरें किसी को ढूंढ रही थी। कितने दिन हो गए थे उसने जी भरकर अक्षत को देखा तक नहीं था। मीरा को सीढ़ियों की तरफ देखते पाकर सोमी चीचू ने कहा, आशु शायद अपने कमरे में है, उसे पता नहीं है तुम यहाँ हो। पता होता तो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। मीरा ने सुना तो वह एकटक सोमी चीचू को देखने लगी। मीरा को अपनी ओर देखते पाकर सोमी चीचू ने कहा, क्या हुआ मीरा? आप हमसे नाराज नहीं हैं? मीरा ने बुझे स्वर में कहा, नहीं, मैं भला तुमसे नाराज क्यों होने लगा? मैं तुमसे कभी नाराज हो सकता हूं क्या मीरा? सोमी जीजू ने प्यार से मीरा के सर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तो मीरा की आंखों में ठहरे आंसू लुढ़क आए। सब मीरा से मिले, लेकिन राधा एक तरफ खड़े होकर मीरा को देखती रही। पहली बार राधा मीरा से गुस्सा थी और खामोश भी। मीरा ने देखा राधा एक तरफ खड़ी है तो वह उनके सामने आई और कहा, माँ, क्या आप भी हमसे नाराज हैं? ऐसे कोई जाता है क्या मीरा? तुम गई तो लगा जैसे मेरे सीने से कोई दिल निकाल कर ले गया हो। कहते कहते राधा फफक कर रो पड़ी। राधा को रोते देखकर मीरा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह राधा को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए पलट गई और अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर रोने लगी। क्या कर रही हो राधा? वो इतने दिन बाद घर आई है और तुम उसे... मीरा, मेरा बेटा यहाँ आओ। ये घर और इस घर के लोग आज भी तुम्हारे ही है बेटा। रोना बंद करो। विजय जी ने मीरा को अपने सीने से लगाते हुए कहा। अपने कमरे में अक्षत गहरी नींद में सोया था कि एकदम से मीरा का नाम लेकर उठ गया। अक्षत पसीने से तरबतर था और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसका मन बेचैनी से भर गया। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। अक्षत उठा और अपने कमरे में यहाँ वहां कुछ ढूंढने लगा। उसने कबर्ड, ड्रॉवर, टेबल हर जगह देखा, लेकिन उसे जो चाहिए था वो उसे नहीं मिला। अक्षत बिस्तर पर आकर बैठ गया और हाथ साइड में रखा तो हाथ डिब्बे पर जा लगा। यही तो था जिसे अक्षत ढूंढ रहा था। उसने डिब्बा खोला, एक सिगरेट निकाली और अपने होठों के बीच रख ली। साइड में पड़े लाइटर को उठाया और सिगरेट जला ली। एक दो कश लगाने के बाद उसकी सांसें सामान्य होने लगी। अक्षत उठा और कमरे से बाहर चला आया। मीरा के ख्याल भर से ही अक्षत इन दिनों बेचैन हो जाया करता था। अक्षत कमरे से बाहर बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पीता रहा। कुछ देर बाद सिगरेट खत्म हुई। उसने बुझाई और जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाने लगा, उसकी नजर नीचे हॉल में जमा अपने घर वालों पर चली गई। सभी घर वालों को साथ देखकर अक्षत को अजीब लगा, लेकिन इन दिनों वह अपने घर वालों से दूर रहने लगा था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कमरे की ओर चला गया। तभी रघु की आवाज उसके कानों में पड़ी। अक्षत बाबा, मीरा दीदी आई है।
मीरा का नाम सुनते ही अक्षत की भवें तन गई और गुस्से से चेहरा लाल हो गया। मीरा के लिए अक्षत की मोहब्बत कब गुस्से में बदल गई, अक्षत खुद नहीं समझ पाया। वह गुस्से में पलटा और नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। रघु भी अक्षत के साथ नीचे चला आया। अक्षत को देखकर मीरा का दिल धड़कने लगा। वह नम आंखों से अक्षत को देखती रही, लेकिन अक्षत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थी। अर्जुन ने अक्षत को वहां देखा तो उसके पास आया और कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखा आशु, मैंने कहा था ना, तेरी मीरा वापस आ जाएगी। अक्षत ने अपने कंधे पर रखे अर्जुन के हाथ को नीचे किया और बिना किसी भाव के मीरा की तरफ बढ़ा। अक्षत मीरा के सामने आया और एक टक उसकी आंखों में देखने लगा। अक्षत का मीरा को यूं देखना बेचैन कर रहा था, लेकिन वह खामोशी से अक्षत को देखे जा रही थी। अक्षत ने एक ठंडी सांस ली और मीरा की कलाई थामकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मीरा समझ ही नहीं पाई कि आखिर अक्षत क्या करना चाहता है। वह खामोश से उसके साथ चल पड़ी। आशु, आशु क्या कर रहा है, उसे रोकिए आप। राधा ने विजय जी के पास आकर कहा, यह आशु मीरा को लेकर बाहर क्यों जा रहा है? तनु ने भी परेशानी भरे स्वर में कहा और सबके साथ अक्षत मीरा के पीछे जाने लगी। लेकिन सोमी जीजू वहीं खड़े रहे। वे जानते थे कि अक्षत क्या करने जा रहा है। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और वहां से चले गए, क्योंकि वे मीरा के लिए अक्षत की नफरत किसी भी हाल में देखना नहीं चाहते थे। अक्षत की नफरत बहुत ज्यादा थी। दरवाजे के पास आकर अक्षत ने मीरा को घर से बाहर कर उसकी कलाई छोड़कर कहा, इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम यहां से जा सकती हो। अक्षत की बात सुनकर सब हैरान रह गए। अक्षत ये क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था, कोई समझ नहीं पाया। मीरा ने सुना तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और आंखें जैसे पथरा गई हो। अक्षत इतना कठोर भी हो सकता है, मीरा ने कभी सोचा नहीं था। आशु, ये क्या कर रहा है तू? मीरा को ऐसे बाहर क्यों निकाल दिया? तू पागल हो गया है क्या? राधा ने मीरा की तरफ जाते हुए कहा। अक्षत ने राधा का हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया और कहा, यह हमारा आपसी मामला है मां, आप में से कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। अक्षत जी, मीरा ने अक्षत की बाह छूकर रोते हुए कहा तो अक्षत ने जलती आंखों से मीरा को देखा। अक्षत का गुस्सा देखकर मीरा सहम गई और पीछे हट गई। उसकी आंखों में भरे आंसू गालों पर बहने लगे। अक्षत को गुस्से में देखकर राधा ने भी अपने कदम पीछे ले लिए। विजय जी ने सुनाते हुए आगे आए और कहा, आशु, ये सब क्या है? किस हक से तुमने मीरा को घर से निकाला? वो इस घर की बहू है, उसका इस घर में उतना ही हक है जितना हम सबका है। मैं कहता हूं मीरा को घर में वापस लाओ। अक्षत ने विजय जी की तरफ देखा और कहा, मीरा इस घर में वापस नहीं आएगी पापा। ए आशु, क्या है ये सब? तू पापा से आंखें मिलाकर बात कैसे कर सकता है? मैं कहता हूं अपनी आंखें नीची कर। अर्जुन ने अक्षत की बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ करके कहा, लेकिन अक्षत को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने धीरे से अर्जुन के हाथ को नीचे किया और कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा भाई, मीरा इस घर में वापस नहीं आएगी। भाई आपको क्या हो गया है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मीरा इस घर में क्यों नहीं आ सकती? वो मेरी भाभी है भाई, इस घर की बहू है, आपकी पत्नी है। आप ये सही नहीं कर रहे। आप देख रहे हो ना उसे कितनी तकलीफ हो रही है ये सब सुनकर। निधि ने अक्षत के सामने आकर कहा, अगर किसी को इस घर में उससे ज्यादा हमदर्दी है तो वो भी उसके साथ यहां से जा सकता है। अक्षत ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। अपने भाई से निधि को इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वह रोते हुए वहां से अंदर चली गई। निधि के साथ नीता भी अंदर चली गई। अक्षत का बदला हुआ रूप देखकर हर कोई हैरान था और सबसे ज्यादा हैरान थी मीरा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक दिन अक्षत का ये रूप भी देखने को मिलेगा। मीरा की आंखों से लगातार आंसू बहते रहे, लेकिन वह ना अक्षत की बातों का विरोध कर पाई, ना ही अपनी सफाई में कुछ कह पाई। उसे रोते देखकर राधा को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वे भी अपनी जगह बस खड़े रह गए। अक्षत ने मीरा को नजर भर कर देखा तक नहीं। दादू ने देखा अक्षत किसी की नहीं सुन रहा है तो वे अक्षत के पास आए और कहा, अभी मैं मरा नहीं हूं,
इतने बड़े फैसले तब करना जब मैं इस घर में ना रहूं। अभी मैं इस घर में जिंदा हूं और मेरे होते तेरे बाप ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि वो कोई फैसला ले पाए। मीरा इस घर की बहू है, उसे पूरा अधिकार है इस घर में आने का। मैं देखता हूं कौन रोकता है उसे। ठीक है, फिर मैं ही इस घर से चला जाता हूं, हमेशा हमेशा के लिए, अक्षत ने कहा। मीरा ने सुना तो कहा, नहीं नहीं दादू, हमारे लिए कुछ मत कहिए। हमारे यहाँ से चले जाने से अगर इनकी खुशी है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। इनकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। हम कभी नहीं चाहेंगे हमारी वजह से ये अपने घर और आप लोगों से दूर रहे। इन्हें आप सबकी जरूरत है दादू। हम यहाँ से चले जाएंगे, हमेशा के लिए चले जाएंगे। कहते हुए मीरा रो पड़ी। राधा से मीरा का रोना देखा नहीं गया तो वे वहां से चली गई। विजय जी अभी भी खड़े मीरा को देखते रहे। अक्षत का ये रूप देखकर अर्जुन को बहुत हर्ट हुआ। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। दादी माँ और दादू भी वहां से चले गए। अक्षत ने मीरा के सामने ही घर के दरवाजे बंद कर दिए। ये देखकर मीरा का बचा हुआ दिल भी टूट गया। वह घुटनों के बल नीचे आ गिरी और अपने हाथों में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। जिस घर में वह दुल्हन बनकर अक्षत का हाथ थाम कर आई थी, आज उसी घर के दरवाजे उसके खातिर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। मीरा की आंखों के सामने वो सब पल आने लगे जब अक्षत उसका हाथ थामकर उसे इस घर में लेकर आया था। आज सुबह से ही छवि की तबीयत खराब थी। उसका सर भारी हो रहा था, साथ ही उसका जी भी मिचला रहा था। माधवी जी छवि के लिए चाय लेकर आई, लेकिन जैसे ही छवि ने एक घूंट पिया उसे उबकाई आई। उसने चाय का कप टेबल पर रखा और उठकर बाथरूम की तरफ भागी। छवि क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माधवी ने बाथरूम के बाहर आकर कहा। उल्टी करने के बाद छवि मुंह धोकर बाहर आई और कहा, नहीं माँ, सुबह से मन बहुत अजीब हो रहा है, उबकाई आ रही है और सर भी भारी लग रहा है। अच्छा, गर्मी बहुत है ना, शायद उससे हो रहा होगा। तुम ठीक से खाती पीती भी तो नहीं हो। कितनी बार कहा है जॉब के लिए इतनी टेंशन मत लिया करो, लेकिन नहीं, तुम मेरी एक बात नहीं सुनती। चलो यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी ले आती हूँ। माधवी जी ने सोफे के कुशन सही करते हुए कहा। छवि सोफे पर आकर बैठ गई। ये खुद में अचानक से कैसे बदलाव हो रहे थे वह समझ नहीं पा रही थी। छवि ने अपना सर हत्थे से लगा लिया, लेकिन वह 2 मिनट भी चैन से नहीं बैठ पाई। इससे पहले ही उसे फिर उबकाई आई और वह अपना हाथ मुंह पर रखकर बाथरूम की तरफ भागी। किचन में खड़ी माधवी ने देखा तो उन्हें छवि की चिंता होने लगी। उन्होंने सब काम छोड़ा और किचन से बाहर आई। छवि एक बार फिर हॉल में आई तो माधवी जी ने कहा, छवि तुम्हारी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, बस वो ठीक। कहते कहते छवि गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी। छवि, माधवी चिल्लाई। छवि को संभाला। छवि को बेहोश देखकर माधवी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने छवि को वहीं छोड़ा और भागकर बाहर आई। उसने रोते हुए अपने पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। परेशान से माधवी अपने घर के बगल में रहने वाली मिसेस वर्मा के पास गई और कहा, मिसेस वर्मा प्लीज मेरी मदद कीजिए। छवि बेहोश हो गई है, पता नहीं उसे क्या हुआ है। आप जरा नीरज से कहिए ना वो अपनी गाड़ी से छवि को हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद करें। मिसेस वर्मा ने सुना तो उन्होंने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, नहीं नहीं, नीरज कहीं नहीं जाएगा, उसे बहुत काम है, और कहीं मेरा बेटा किसी केस में फंस जाए। नहीं बहन, मुझे माफ करो। कहते हुए मिसेस वर्मा ने माधवी के मुंह पर ही अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। माधवी ने सुना तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। मिसेस वर्मा के साथ उनके रिश्ते कितने अच्छे थे और आज उन्होंने ऐसी बात कही। माधवी ने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे और किसी और की मदद ना लेने का फैसला कर सड़क किनारे आई। उन्होंने सामने से आते ऑटो को रुकवाया और ऑटो वाले की मदद से छवि को ऑटो में बिठाया और खुद उसके बगल में बैठकर ऑटो वाले से कहा, भैया जल्दी से सिटी हॉस्पिटल चलिए। माधवी के कहने पर ऑटो वाला आगे बढ़ गया। हॉस्पिटल पहुंचकर माधवी जी ऑटो वाले की मदद से छवि को इमरजेंसी वार्ड लेकर गई। डॉक्टर ने छवि का चेकअप किया, कुछ सैंपल्स टेस्ट लेकर भेज दिए। उन्होंने माधवी से बाहर बैठने को कहा और नर्स को कुछ ट्रीटमेंट बताने लगे।
ऑटो वाला अपने पैसे लेकर वहां से चला गया और माधवी बाहर बेंच पर बैठी छवि के बारे में सोचने लगी। घंटे भर बाद छवि को होश आया तो नर्स ने माधवी को अंदर बुलाया। माधवी अंदर आकर छवि से मिली और उसका सर चूमकर कहा, तू ठीक है ना छवि? पता है कितना घबरा गई थी मैं ठीक हूं मां, छवि ने कहा। सुनिए, आपको डॉक्टर ने बुलाया है, नर्स ने माधवी से आकर कहा। छवि, तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ, माधवी ने कहा। माधवी डॉक्टर के पास आई तो डॉक्टर ने छवि की फाइल माधवी को देकर कहा, आज से आपको छवि का बहुत ख्याल रखना है, वक्त पर खाना, दवाएं और ढेर सारा आराम। मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर, माधवी ने उलझन भरे स्वर में कहा। डॉक्टर ने माधवी की तरफ देखा और कहा, शी इज प्रेग्नेंट। माधवी ने सुना तो उनका सर घूमने लगा। वे जैसे ही गिरने को हुई उन्होंने कुर्सी पकड़ ली। उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, अक्षत का गुस्सा अक्षत और मीरा की जिंदगी में कौन सा मोड़ लेकर आएगा? क्या घर वाले जाएंगे अक्षत के खिलाफ और मीरा को घर आने देंगे? छवि की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर माधवी क्या कदम उठाने वाली है, जानने के लिए सुनते रहिए हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।